दोस्तों, कहते हैं जैसे संस्कार हम अपने बच्चे को देंगे वैसे ही हमारे बच्चे सीखेंगे। जैसा बुजुर्ग लोग करेंगे उसी चीज़ को देखकर हमारे घर के बच्चे भी वही चीज़ें सीखते हैं। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही रोचक होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ये हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब के लिए है, तो इस कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी का शीर्षक है संस्कारी बहू। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी कुशल को उसकी पत्नी अनामिका के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत ही उठा और लाइट जलाई। उसने देखा कि अनामिका दर्द के कारण तड़प रही थी। यह देखते ही कुशल ने पूछा, अनामिका बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन जब भी होता है ज़ोर से होता है, फिर रुक जाता है। हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। कहते हुए वह अपनी माँ के कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज़ लगाई, माँ माँ, देखो ना, अनामिका को दर्द हो रहा है। यह सुनते ही कुशल की माँ सोनम उठ बैठी। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला और कहने लगी, अभी तो समय है कुशल, अभी से दर्द? चलो जल्दी से हम अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। हाँ माँ, ठीक है, सोनम ने अपने पति को आवाज़ देते हुए कहा। अजी सुनते हो, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे खबर करते रहना। डॉक्टर ने क्या कहा और अनामिका कैसी है बताते रहना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, पल पल की खबर तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, जाओ, तुम अपना भी ख्याल रखना। कुशल और सोनम अनामिका को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने अनामिका को देखने के बाद थोड़ा चिंतित होकर वो कुशल से बोला, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा उल्टा हो गया है, दर्द भी शुरू हो गए हैं और समय भी कम है। यह 8वें महीने का पहला ही हफ्ता तो है। अनामिका को हिम्मत रखना होगा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर डॉक्टर की बात को मान लिया और अनामिका को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसी समय डॉक्टर ने कहा, केस थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कुशल जी, आप पैसों का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर साहब, लगभग कितना खर्च? कुशल की बात पर ध्यान न देते हुए तब तक डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चले गए। डॉक्टर ने कुछ नर्सों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अनामिका का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन बच्ची बहुत ही कमज़ोर थी और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं थी। उसे 2 हफ्तों के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया। सभी लोग ऊपर वाले से बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारी ने कुशल के हाथों में बिल थमाते हुए कहा, इस बिल का पूरा भुगतान करने के बाद आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं। इस बिल में लगभग 3 लाख के आसपास का हिसाब था। कुशल के हाथ बिल को पकड़कर कांप रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 लाख बड़ी रकम होती है। सोनम ने कुशल के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ लिया। वह के पास आई और अपने कंगन उतारते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कर कुशल, मेरे कंगन को गिरवी रख कर पैसे ले आ। अरे माँ, यह क्या? मैं किसी से कर्ज ले लूँगा। कर्ज? नहीं नहीं कुशल, ऐसा सोचना भी मत, हमें तनाव नहीं चाहिए। ऐसा समय के लिए ही तो हम गहने जोड़ कर रखते हैं ताकि दुख तकलीफ़ में काम आ जाएं। ठीक है माँ, कहते हुए कुशल वह कंगन लेकर चला गया। अब डॉक्टर पैसों का इंतज़ार कर रही थी और परिवार घर जाने का। सोनम ने बच्ची के हाथों में काले मोतियों की एक सुंदर सी डोरी को बांध दिया था ताकि उनकी गुड़िया को किसी की भी नज़र न लग सके। कुशल बड़े ही भारी मन से अपनी माँ के सोने के कंगन लेकर साहूकार के पास पहुँचा। साहूकार को कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या इन कंगनों को गिरवी रख कर आप मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हैं?
जब भी मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी मैं यह कंगन वापस ले जाऊंगा। वजनदार सोने के सुंदर कंगनों को देखकर साहूकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कंगनों की शुद्धता और वजन देखने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, पर इसका ब्याज तुम्हें देते रहना होगा। कुशल ने दुखी मन से कंगन उसे सौंप दिए और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि माँ के उन कंगनों की कीमत तो अनमोल है। भगवान चाहेगा तो वह इन कंगनों को ज़रूर वापस लाएगा। अस्पताल पहुंचकर बिल का भुगतान कर अपनी नन्ही परी को लेकर वे सब अपने घर लौट आए। छोटी सी गुड़िया को गोद में लेते ही कुशल अपने सारे दुख भूल गया। आज उनके घर में गाना बजाना, मिठाई बांटना, सभी कुछ चल रहा था। पूरा परिवार बेहद खुश था। बिटिया रानी का नाम सबने मिलकर सारिका रखा। सारिका धीरे धीरे 1 माह की हो गई। उसने विकसित होने की रफ्तार भी पकड़ ली। वह जब भी हाथ पैर चलाती तो अपने हाथ पांव में बंधे काले मोतियों की डोरी को देखकर बहुत खुश हो जाती। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसके पहनने ओढ़ने के शौक़ भी बड़े हो रहे थे। गले में माला, हाथ में कंगन और पाँव में पायल, बालों में रंग बिरंगे रबड़ बैंड इत्यादि। कुशल और अनामिका बहुत ही सोच समझकर अपने घर का बजट बनाते थे। जितनी आमदनी थी उसके अंदर ही खर्च होने चाहिए। कभी किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। यह संस्कार कुशल को उसकी माँ से ही मिले थे। कुशल के माता पिता भी सब समझते थे। दरअसल कुशल के पिता हार्ट के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें कई बीमारियों ने घेर रखा था। उनकी दवाओं का खर्च भी लगा ही रहता था। अब तो सारिका भी बड़ी हो रही थी। वह घर में हो रही बातें सुनती और उन्हें समझती भी थी। कई बार सोनम के कंगन जो अब तक छुड़ाए नहीं गए थे उनका भी जिक्र होता ही रहता था। और कभी कभी तो सोनम यहाँ तक कह देती थी कि अब भूल जाओ उन्हें, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है जो उन सोने के कंगनों से कहीं ज़्यादा कीमती है। उनकी बात सुनकर सारिका सोच में पड़ जाती कि दादी ऐसा क्यों कहती हैं। एक दिन सारिका ने अपनी मम्मी से आखिरकार पूछ ही लिया, मम्मा, दादी ऐसा क्यों कहती हैं कि अब भूल जाओ उन कंगनों को, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है। तब अनामिका ने सोचा कि अब सारिका को सच बता ही देना चाहिए। उसने कहा, सारिका, जब तुम पैदा हुई थी तब बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि तुम वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। तुम बच भी पाओगी या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अचानक 3-4 लाख रुपए अस्पताल में खर्च हो गए। जब बिल आया तो बिल की रकम देखकर तुम्हारे पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं थे। बिना पैसे दिए हम घर वापस नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बिल की रकम चुकाने के बाद ही आप लोग घर जा सकेंगे। तब तुम्हारी दादी ने उनके हाथों में जो कीमती सोने के कंगन पड़े थे उन्हें गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पापा को दिए। वह कंगन तुम्हारी दादी को पापा की दादी ने दिए थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने वह कंगन देकर अस्पताल की फीस भरवाई थी। तब जाकर डॉक्टर ने हमें घर जाने दिया। तो मम्मा, हम वह कंगन वापस क्यों नहीं लाते? बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, दादाजी की दवाइयाँ भी हैं, अकेले पापा पूरा कैसे करें? जितनी बनती है उससे ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। मम्मा, यदि दादी के कंगन नहीं होते तो मेरी जान भी नहीं बच पाती, है ना? तब तक सोनम भी वहाँ आ गई और उसे समझाते हुए कहा, बिटिया रानी, गहने तो होते ही हैं इसलिए कि मुसीबत में, बुरे वक्त में परिवार के काम आ सकें। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन कंगन वापस लाने का इंतज़ाम ना हो पाया। आर्थिक परिस्थिति के कारण उस कंगन के जोड़े को उनके परिवार ने सच में भुला दिया और उन्हें साहूकार को बेच दिया। अब तक ब्याज इतना हो चुका था
कि कुछ पैसे भी इन लोगों के हाथ नहीं लगे। कुशल ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके कंगन न छुड़ा पाया। कुशल यह क्या कह रहा है? तो आगे से ऐसे शब्द कभी नहीं मुँह से निकालना। हम सब साथ हैं, इतने प्यार से रहते हैं, वही तो हमारी असली पूंजी है। दौलत का क्या है, वह तो आती जाती रहती है। मैं तो खुश हूँ कि वह कंगन हमारे परिवार के काम आ गए और उन्हीं कंगनों के कारण हम सुकून से रह सके। वरना यदि कर्ज ले लिया होता तो रातों की नींद उड़ जाती। इसी बीच कुशल के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी। सब ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। लगभग 1 माह के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के कारण घर में शोक का माहौल था। उनके अंतिम संस्कार के बाद सारे विधि विधान सब कुछ एकदम साधारण तरह से निपटा दिया गया। कुशल और सोनम ने यह निश्चय कर लिया था कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 पंडितों को भोजन करा देंगे। रिश्तेदारों ने इस बात पर नाक मुंह भी चढ़ाया, लेकिन कुशल का फैसला अंतिम फैसला था। पूजा पाठ विधि विधान से कर दिया गया, लेकिन सामूहिक भोजन नकार दिया गया। यह ठीक भी था। कर्ज लेकर किसी को खिलाने से अच्छा था कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे जाएं। वक्त के साथ लोग सब भूल जाते हैं। कुशल के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी दवा दारू पर खर्च होने वाला पैसा बचने लगा। धीरे धीरे सारिका भी जवान हो रही थी। स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज में आ गई थी। वह पढ़ने लिखने में एकदम साधारण थी तथा बीए कर रही थी। जब वह छोटी थी तभी घर में अनामिका, सोनम और कुशल ने मिलकर एक निर्णय ले लिया था कि सारिका की शादी होने से पहले उसके लिए गहनों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। वे जानते थे कि सारिका को बचपन से गहनों का कितना शौक़ है। हर रोज़ गले में माला, हाथों में कंगन, पाँव में पायल वह पहनती ही थी। नकली ही सही, लेकिन उनसे भी शौक़ तो पूरा होता है ना। सारिका बहुत ही अच्छी बेटी थी, घर के हालात को बाखूबी समझती थी और कभी भी किसी भी महंगी वस्तु की मांग नहीं करती थी। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही तो सीखते हैं। उसने भी घर में सबको देखा था कि कितना सोच समझकर बजट बनाया जाता है। उसने भी वही सीखा था। बस जब कभी भी राखी या दीपावली पर मौका मिलता वह नकली गहने खरीद लाती, उन्हें पहनकर आईने के सामने खुद को निहारती और खुश होती। देखते देखते सोनम अब 20 साल की हो गई थी। उसके लिए अनामिका और कुशल ने कुछ गहने भी बनवाकर बैंक के लॉकर में रख दिए। अब सारिका की शादी के लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का रजत और उसका परिवार दोनों ही पसंद आ गए। संपन्न परिवार होने के साथ साथ रजत और उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे। रजत ने भी सारिका को पसंद कर लिया और दोनों एक दूसरे को पसंद हो गए। इस तरह से बात पक्की हो गई। सारिका का रिश्ता पक्का होने से इस समय घर में खुशी का माहौल था। सब बेहद खुश थे। सोनम ने अपनी बहू अनामिका से कहा, अनामिका अब हमें वह गहने जो हमने सारिका के लिए बनवाए हैं बैंक के लॉकर से निकाल कर सारिका को दिखा देना चाहिए। हाँ माँ, वह तो इन गहनों के बारे में जानती ही नहीं। उसके लिए तो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। सारिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। अनामिका ने गहने लाकर सारिका को दिखाते हुए उसकी खुशी को दुगना कर दिया। गहने देखते ही सारिका चौंक गई। अचरज भरी आंखों से उसने पूछा, मम्मी यह क्या इतने सारे गहने? हाँ बेटा, हमने यह सब गहने तुम्हारे लिए धीरे धीरे पैसे जोड़कर बनवाए हैं। तुम छोटी थी तभी से यह काम शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके इतना हो गया है। वह कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे।
सारिका उन गहनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस समय उसकी आंखों में सुख और दुख, खुशी और गम के आंसुओं का संगम हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। अनामिका ने कहा, क्या हुआ सारिका, तुम्हारी आंखों में आंसू? यूं तो सारिका नकली गहनों से खुश थी, पर असली गहनों की चाह किसे नहीं होती। सारिका के भी रग रग में यह चाह बसी थी, लेकिन आज असली गहने देखकर उसे उतनी खुशी नहीं हो रही थी। उसे उन गहनों के बीच उसके पापा के शरीर से बहता पसीना दिखाई दे रहा था। सारिका जानती थी उसके माता पिता ने इतने गहने जोड़ने के लिए कितना त्याग किया है। उसने बचपन से अब तक देख रखा था कि मेहमान के हवन कुंड में उसके मम्मी पापा न जाने कितने सपनों की आहुति दी है। उसके सारे सपनों को साकार करने के लिए दिन रात कितना मेहनत किया है, किस तरह जलकर भस्म हो गए हैं। उसके आंसुओं को पोंछते हुए अनामिका ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जहाँ भी कटौती कर सकते थे वहाँ कटौती करके यह सब जोड़ा है। सारिका बेटा, यह तो वह पूंजी है जो केवल तुम्हारा शौक ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि बुरे वक्त में काम भी आएगी। सोनम ने कहा, हाँ बिटिया, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन दादी, पापा मम्मा ने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। सारिका, जब तुम माँ बनोगी ना, तब इन भावनाओं को अपने आप ही समझ जाओगी। उन्हीं में जियोगी और उन्हीं में खुश भी रहोगी। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वह सब करता है जो खुद के लिए नहीं कर पाता। यही सच्चाई है बेटा। खुश रहो और खुशी से इन गहनों को स्वीकार करो। ठीक है दादी, कहते हुए सारिका उनके सीने से लग गई। आज सारिका बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को निहार रही थी। कभी झुमकी कानों से लगाती, कभी सोने का हार गले में पहनकर खुश होती और कभी सोने की चूड़ियाँ पहनकर उन्हें खनखनाती। अपनी बेटी को इस तरह से खुश होता देखकर अनामिका उस सुख का अनुभव कर रही थी जो वह खुद के लिए कभी न कर पाई थी। रात को कुशल को यह सब बताते हुए अनामिका ने कहा, कुशल, अपनी बेटी के लिए इतने गहने बनवाकर उसे देने में स्वर्गीय सुख का एहसास हो रहा है। बचपन से उसे गहनों का कितना शौक़ था। हाँ अनामिका, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ भी बनाकर ना दे सका। कुशल, तुम ऐसा मत सोचो। हम दोनों ने मिलकर सारिका के लिए जो गहने बनवाए हैं, उनके कारण अब हम अपनी बेटी को शान से विदा कर सकेंगे। इस तरह से बातें करते हुए उन दोनों की आंख लग गई। सारिका और उसका पूरा परिवार आज रजत के घर मिलने आया था। घर के बाहर टैक्सी से उतरते ही उन्होंने आलीशान बंगला और उसके बाहर खड़ी दो दो कारें देखी। कुशल के मुंह से निकल गया, वाह, यह लोग तो काफ़ी रईस लगते हैं। घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से और भी बढ़िया होगा, है ना अनु? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सारिका की तरफ देखते हुए कुशल ने कहा, राज करेगी हमारी बिटिया। सारिका ने शर्माते हुए कहा, क्या पापा आप भी? तब तक रजत और उसके मॉम डैड उन्हें लेने घर के बाहर आ गए। उनको बड़े ही सम्मान के साथ अंदर आने के लिए कहते हुए रजत के डैड अजय ने पूछा, घर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं अजय जी, मैप में देखते हुए आए हैं। हाँ भाई, आजकल यह बड़ी सुविधा हो गई है। जी बिल्कुल सही, सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं। एक अकेले मोबाइल से कितने काम आसान हो जाते हैं। तब तक रजत की मॉम सोनिया ने कहा, अरे बैठिए ना। आप लोग अंदर आते ही ड्राइंग रूम की खूबसूरती देखकर अनामिका के मुंह से अनायास ही निकल गया, आपका ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर है। कितने सलीके से जमा है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। अरे आइए ना अनामिका, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। आओ सारिका, तुम भी आओ। सोनिया उन्हें अपना घर दिखाने लगी। उधर रजत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था,
मॉम भी क्या, सारिका को क्यों ले गई? देखेगी ना बाद में, उसे तो जीवन भर यहीं रहना है। वह बार बार उस तरफ देख रहा था। कुशल और अजय दोनों ही उसकी बेचैनी को समझ रहे थे। तभी अजय ने आवाज़ लगाई, अरे सोनिया, सारिका को तो बाहर ले आओ, उसे कुछ वक्त रजत के साथ बिताने दो। हाँ हाँ ठीक है, बस हम लोग आ ही रहे हैं, इतना भी क्या जल्दी है? अरे भाई जल्दी हमें नहीं, किसी और को है। रजत ने कहा, अरे पापा मैंने कहाँ कुछ कहा। रजत बेटा, तुम्हारी जीभ नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। तब तक सारिका ड्राइंग रूम में आ गई। अजय ने कहा, जाओ तुम दोनों कुछ देर बाहर घूम आओ। सारिका और रजत घूमने चले गए। उधर शादी की तारीख और सारे विधि विधान पर चर्चा होने लगी। दहेज के नाम पर अजय ने साफ साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस सारिका सबको प्यार से लेकर चले, वही हमारा दहेज होगा। अरे समधी जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी बेटी है ऐसी कि सबका दिल जीत लेगी। आप लोग देख लेना, वह सबके मन में बस जाएगी। 15 दिन के बाद शादी का मुहूर्त निकल आया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थीं। एक तरफ सब कुछ हाई फाई था, कीमती था, तो दूसरी ओर सब कुछ साधारण और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ था। दोनों परिवारों के बीच यह बहुत ही बड़ा फासला था, पर दिल मिल गए तो फिर फासला कहाँ नज़र आता है। खैर, विवाह खुशी और उल्लास के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूरा हो गया। आज सारिका अपने एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जा रही थी। उसकी दादी और मम्मी की आंखें आंसुओं को बहाए जा रही थी। जाते समय सोनम ने उससे कहा, बिटिया रानी, जैसे यह घर जितना तुम्हारा अपना है, वैसे ही अब वह घर भी उतना ही तुम्हारा अपना है। उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना, अपनी खुशियों के साथ उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना। जैसे एक अच्छी बेटी हो, वैसे ही एक अच्छी बहू बनकर दिखाना, और अपने माँ का सर हमेशा शान से ऊंचा रखना। ठीक है दादी माँ, ख्याल रखूँगी, आपकी हर बात मान रखूँगी। विवाह उपरांत सारिका अपने ससुराल पहुँच गई। बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। अपना इतना भव्य स्वागत देखकर सारिका फूली नहीं समा रही थी। सोनिया उस पर अपना प्यार इस तरह लुटा रही थी मानो बरसों बाद उनकी बेटी घर आई हो। पूरा दिन रस्में निभाने में कैसे निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चांद आसमान में नजर आने लगा। रजत के सोने कमरे में आज हर तरफ फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे थे। सुहाग की सजी हुई सेज उन दोनों का इंतजार कर रही थी। रजत और सारिका के मिलन की यह पहली रात थी। वह अपने नई नवेली दुल्हन के लिए सोने के कीमती कंगन लेकर आया था। उसने सारिका के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारिका देखो, यह कंगन तुम्हें पसंद है? सारिका ने जवाब देते हुए कहा, पसंद तो बहुत है, लेकिन अभी इनकी क्या ज़रूरत थी? वैसे ही शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। नहीं सारिका, वक्त की नज़ाकत को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन यह दिन आज के बाद कभी नहीं आएगा। इस दिन को हमें यादगार बनाना है, और वह ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा ना। सारिका तन से एक होने से पहले मन से एक होना चाहती है। सारिका तन से एक होने से पहले मन से एक होना चाहती थी। उसने रजत से कहा, रजत, मुझे लगता है इस रात को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। कुछ देर बात करते हैं। हाँ ठीक है सारिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद वे काफ़ी रात तक बातें करते रहे और फिर एक दूसरे की बाहों में खोकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे, एक अपनी बेटी देकर तो दूसरा इतनी प्यारी बेटी लेकर।
सारिका भी इतना प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। उसके पति रजत के अलावा उसके सास ससुर उससे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। सारिका की सासू माँ ने उसे कीमती सोने की चैन और ससुर जी ने झुमकी उपहार स्वरूप दी थी। एक हफ्ते के बाद सारिका अपने मायके पहुंची। उसे देखकर घर में सभी के चेहरे खुशी से झूम रहे थे। बेटी की खुशी से बड़ा आखिर और क्या हो सकता है। सारिका भी अपनी ससुराल की तारीफ करते न थकती। सारे किस्से वह सुनाती ही जा रही थी। कुशल, अनामिका और सोनम अब अपनी बेटी के लिए चिंता मुक्त हो गए थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, ज़रूरी तो नहीं कि सचमुच में वैसा ही हो। 15 दिन अपने मायके में रहने के पश्चात सारिका वापस अपनी ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद उसे जाने से पहले जैसे खुशी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं जाकर छुप गई है। अजय और सोनिया धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते और यदि उस समय सारिका वहाँ आ जाती तो बातों को उलट पलट कर दिया जाता या वे अचानक ही चुप हो जाते। सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, परेशानी क्या है, क्योंकि उसके साथ तो किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल भी बहुत रखते थे। इस उदासी का कारण सारिका जानना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। पर हाँ, वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। लगभग 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सारिका की बेचैनी अब तो बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रात को रजत से पूछ ही लिया, रजत, क्या मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे यह कैसा प्रश्न है सारिका, यह क्या पूछ रही हो तुम? यह तुम्हारा ही तो घर है, फिर आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे पता है कुछ तो परेशानी है जिसने हमारे घर की खुशियों को निगल लिया है। रजत, मैं जानना चाहती हूँ वह परेशानी क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं है सारिका, तुम गलत समझ रही हो। कहते हो रजत ने इस बात को टाल दिया और कहा, चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। करवटें बदलते हुए कुछ समय बीता और वे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। एक दिन सारिका रजत के साथ घूमने जा रही थी। वे दोनों तैयार होकर जैसे ही नीचे आए, सारिका के कदम कार पार्किंग की तरफ मुड़ गए। परंतु ये क्या, पार्किंग से कार नदारद थी। उसने चौंकते हुए रजत को आवाज़ लगाई, रजत देखो, अपनी कार यहाँ नहीं है। रजत ने कहा, अरे हाँ, कार सर्विसिंग के लिए गई है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। रजत की आवाज़ में विश्वास और डर ज़्यादा था, झलक रहा था। उसने कहा, चलो हम स्कूटर से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। वैसे कार कब तक वापस आएगी? पता नहीं सारिका, 3-4 दिन लगेंगे। क्यों इतना समय? अरे एक पार्ट खराब हो गया है, वह मिल नहीं रहा। ठीक है, कहते हुए सारिका स्कूटर पर बैठ गई। जाते वक्त भी सारिका ने रजत से पूछा, रजत सच बताओ, क्या परेशानी है? शायद हम मिलकर कुछ रास्ता निकाल लें। कुछ भी तो नहीं सारिका, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो। दिन बीतते जा रहे थे, घर में मायूसी बढ़ती ही जा रही थी। घर में अब भी कानाफूसी जारी थी। चेहरे की उदासी छुपाने पर भी उन सबके चेहरों पर झलक ही जाती थी। आज सोनिया सज धज कर, गहने पहनकर अपनी किटी पार्टी में जा रही थी। उन्हें इतना तैयार होता देख सारिका ने कहा, मॉम, आप बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ जाना है मॉम? बेटा किटी पार्टी है, आने में लेट होगा, आज मेरा डिनर नहीं है। मॉम, क्या वहाँ सभी इतना तैयार होकर आएंगे? मेरा मतलब इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर। हाँ बेटा, बिल्कुल, सब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाना चाहती हैं। रुतबे की बात है ना, हमारे पास इतने सारे गहने हैं, इतनी महंगी साड़ी है, ड्रेसेस हैं, इसलिए अपने को भी मेंटेन करना ही पड़ता है ना? सही बात।
अपनी मॉम के इस सवाल का जवाब सारिका देना चाहती थी पर मौका नहीं था। उसने इसलिए इस बात को टालते हुए कहा, पर मॉम आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए वह कमरे में चली गई। अब सारिका घर में अकेली थी। तभी डोरबेल बजी। सारिका ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने कोरियर वाला खड़ा था। उसने सारिका से कहा, मैडम जी यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और यह लिफाफा ले लीजिए। ठीक है, कहते हुए सारिका ने हस्ताक्षर किए और दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर उसने वह लिफाफा खोला। जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर के कागज़ को पढ़ा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस ज़मीन पर वह इस समय खड़ी थी वह इस समय उनकी थी ही नहीं। वह ज़मीन तो इस समय किसी और के कब्जे में थी, गिरवी रखी हुई थी। उसी के लिए यह नोटिस आया था। इतने दिनों से घर में हो रही कानाफूसी और चेहरों की उदासी का राज इस लिफाफे में बंद होकर आया था, जो सारिका ने खोल लिया था। आज उसे समझ में आ गया था कि उसका यह परिवार मुश्किल में है। संकट के बादल सामने मंडरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, इसीलिए हर तरफ उदासी छाई हुई है। इस समय वह अपने हाथों में सजे उन कीमती कंगनों को निहार रही थी जो बड़े ही प्यार से रजत ने उसे सुहाग रात के मिलन पर दिए थे। यह कंगन, सोने की चैन, झुमकी, इतने सुंदर गहने, सजा धजा बंगला, घर के सामने खड़ी कार, इन सब की रूह में छुपी दर्द की पूरी कहानी आज सारिका को समझ में आ रही थी। झूठी शान और दिखावा किस तरह घर को बर्बादी की ओर और कमज़ोर कर रहा है, दिख रहा है। उसके शरीर पर जो गहने थे, भले ही उनमें कितना ही प्यार क्यों ना हो, सारिका को आज वह उसके बदन पर बोझ की तरह लग रहे थे, मानो उनके वजन से वह दब रही है। उसे ऐसा लग रहा था उन गहनों को रूप में उसने कर्ज की चादर ओढ़ रखी है। वह सोच रही थी कि यहाँ तो सब के सब एक जैसे हैं। काश मेरी दादी जैसा समझाने वाला कोई यहाँ भी होता। समझाता कि चादर से बाहर पैर मत निकालो, तो शायद खैर। यहाँ उसे ही दादी के जैसे बनकर सब कुछ संभालना होगा, मगर प्यार से। आज सारिका को अपने परिवार की डूबती हुई कश्ती के ऊपर सजी धजी गहनों का वजन उठाकर बैठी हुई अपनी सास सोनिया दिखाई दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन हालातों में भी मॉम तो आज भी इतने गहने पहन कर क्या गई थी। क्या उन्हें उनका वजन नहीं लग रहा होगा? रजत के हाथ में 3 लाख की घड़ी, क्या उसे सस्ती घड़ी में समय नहीं दिखेगा? क्या डैड की घड़ी भी इतनी महंगी है, इसीलिए सही समय दिखाती है? आज उसे अपनी दादी के कंगन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, केवल चर्चा में ही सुने थे, वह याद आ रहे थे कि कैसे उन कंगनों ने उसके परिवार की मदद की थी और किसी से कर्ज लेने नहीं दिया था। वह खुद बिक गए और परिवार को और उसे बचा लिया। तो हमारे गहने और महंगे उपहार क्या हमें इस संकट से नहीं बचा सकते? क्या हमारे घर की इज्जत को नहीं बचा सकते? वह पूरा दिन मन ही मन में यही सोच रही थी। कैसे कहूँ रजत से, क्या वह मेरी बात मानेगा? क्या मॉम डैड तैयार होंगे? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द उसका मन और दिमाग दोनों घूम रहे थे और शाम का इंतज़ार भी हो रहा था। खैर, जैसे तैसे लंबा समय कट ही गया। चांद निकल आया और रजत भी घर आ गया। रजत को चाय नाश्ता देकर सारिका ने वह लिफाफा उसके हाथों में थमाते हुए कहा, रजत, कोरियर आया था, मैंने खोल कर पढ़ लिया। रजत ने हाथ में कागज़ निकाल कर देखा तो हड़बड़ा गया और फिर सारिका की तरफ देखने लगा। कुछ भी कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सारिका ने प्यार से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए पूछा, रजत, यही समस्या है ना जो आप सब मुझसे छुपा रहे हैं? सारिका, आई एम सॉरी। 1 वर्ष पहले की बात है। डैड को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मशीनों से निकला माल क्वालिटी में उतना परफेक्ट नहीं था जितना हमेशा होता था।
व्यापारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। डैड ने उसे बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने में बहुत पैसे लगा दिए थे। बिजनेस तो गिव एंड टेक पर चलता है। पापा को कच्चे माल के पैसे तो लौटाने ही पड़े। उस समय हाथ में इतना कैश नहीं था, इसलिए मकान गिरवी रखना पड़ा। हमने सोचा था इसे जल्दी छुड़ा लेंगे, लेकिन हालात अब तक भी सुधर नहीं पाए हैं। शायद यह सब आसान नहीं है। रजत, उसके बदले यह सब ज्वेलरी वगैरह बेच दी होती तो इतना तनाव तो नहीं होता। कम से कम अपनी छत तो होती, हम सब खुश रहते। लेकिन सारिका, समाज में एक रिपुटेशन है, उसे भी तो संभालना पड़ता है। मकान गिरवी रखा तो किसी को नहीं पता चलेगा, पर बिना ज्वेलरी, बिना कार के कैसे? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हें यह सब विवाह से पहले ही। सारिका ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे आगे कुछ कहने ही नहीं दिया और कहा, रजत, यह हमारे परिवार की समस्या है, हम मिलकर उससे निपटेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। रजत, मेरे घर की एक सच्ची कहानी है, सुनोगे? हाँ सारिका, ज़रूर। तब सारिका ने दादी के सोने के कंगन की पूरी सच्ची घटना रजत को सुना दी और उसने कहा, रजत, कंगन भले ही चले गए, लेकिन हमारे परिवार को सुकून और शांति वाला जीवन दे गए। परिवार में सब खुश थे, रात को चैन से सोते थे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। सारिका के मुंह से सोने के कंगन की बात सुनकर रजत स्तब्ध था। उन शब्दों ने रजत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सारिका से पूछा, सारिका, तुम कहना क्या चाहती हो? रजत, जैसा मेरे उस परिवार में हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस परिवार में भी हो सकता है। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने कहा, सारिका, वह कैसे? सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, रजत, जिस सुख की खोज हमारा परिवार कर रहा है, उसे पाने के साधनों को तो हम सब ने अपने तन पर दुसाले की तरह ओढ़ रखा है। क्या कभी इस दुसाले का वजन महसूस नहीं होता? सारिका, तुम कहना क्या चाहती हो? कौन सा दुसाला यार? रजत, बुरा मत मानना। क्या ज़रूरत है झूठे दिखावे की, झूठे शान की? क्या ज़रूरत है दो दो कारों की? जब से मैंने यह जाना है, मेरे शरीर पर पहने हुए गहने मुझे भारी लगने लगे थे। मेरे तन पर मानो वह कांटे चुभा रहे थे। देखो, मैंने उतार दिया है। सारिका, ऐसा क्यों कह रही हो? रजत, यह 3 लाख रुपए की घड़ी तुम्हारी कलाई पर तुम्हें चुभती नहीं? उसे पहनने से क्या तुम बहुत ज़्यादा इज्जत मिल जाती है? मॉम भी कितना दिखावा करती हैं। किटी पार्टी में जाने के लिए कितने जेवर गहने और कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, जैसे माँ ने स्वयं को गहनों की दुकान बना लिया था। रजत, यदि हम इन सभी कीमती उपहारों को, वस्तुओं को एकत्रित करके देखें और इन्हें इनकी अच्छी कीमत के साथ बेच दें, तब तो हमारा घर छूट जाएगा ना। यह सब तो हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अपना आशियाना, अपनी छत को तो हम अपने से दूर नहीं जाने दे सकते ना। इतना सब एकत्रित करके हम हमारा घर तो वापस ले सकते हैं। रजत ने टोकते हुए कहा, पर सारिका, दूसरों के सामने अपनी इज्जत का क्या होगा? यदि 3 लाख के बदले 3000 की घड़ी पहनोगे, या तो सोचो, यदि घर छुड़वा ही नहीं पाए तो कहाँ जाएगी हमारी इज्जत? गहने पहनकर सड़क पर आ जाएंगे। रजत, जो सच है वह सच है। झूठी शान में जीने से अच्छा है, कम ही सही, हम सच्चाई के साथ हकीकत में हालातों का सामना करके स्वाभिमान से जिएं। सिर्फ एक बार इस संकट से बाहर निकल कर तो देखो, कितना हल्का महसूस होगा। घर में सबके उदास चेहरों पर फिर से ताजगी आ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सारिका। कहते हुए रजत ने अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछा। सारिका ने कहा, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। रजत, फिर इस तरह आंसुओं को तुम्हारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहनत के हाथ बहुत लंबे होते हैं,
मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर अब करूँगी। यह सब तो तुम ठीक कह रही हो, पर पता नहीं मॉम डैड मानेंगे या नहीं। कहीं वह नाराज़ न हो जाएं, उनसे बात कौन करेगा। रजत, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मुझे लगता है मेरा बोलना शायद सही नहीं लगेगा, तुम ही बात करो। सुख हमारे द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है रजत, उसका हमारे घर में गृह प्रवेश करवा दो। वह अपने साथ सुकून और चैन की ज़िंदगी लेकर आएगा। अब तक रजत के मॉम डैड घर आ चुके थे और यह सारिका और रजत को पता नहीं था। जब सारिका रजत को समझा रही थी तब उसने कहा, तुम सही कह रही हो सारिका, अब तो इस मुसीबत का अंत आ जाना चाहिए। बस मॉम डैड मान जाएं। तभी रजत की मॉम की आवाज़ आई, मानेंगे क्यों नहीं। जिस घर में इतनी सुशील गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो, उसकी बात मानेंगे क्यों नहीं। इस तरह कहते हुए वह अंदर आ गई। दरवाज़ा तो केवल उड़का हुआ ही था। उनके साथ रजत के डैड भी थे। दरअसल उन लोगों को रजत के कमरे से बातें करने की दबी दबी आवाज़ आ गई थी। तब वह यह सोचकर घबरा गए कि शायद सारिका को सच पता चल गया है। उन्हें लगा अब तो रजत के साथ उसका झगड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन समझदारी और प्यार से भरी सारिका की बातें सुनकर उन दोनों के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में आ गए। सोनिया की बातें सुनकर सारिका अपने मॉम के सीने से लग गई। तब मॉम ने कहा, सारिका, तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से यह गहने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, क्या तुम इन्हें। मॉम, यह गहने हमारे सुख दुख के साथी ही तो हैं। सुख में शरीर पर सज कर हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं और मुसीबत की घड़ी में हमारी इज्जत भी बचा लेते हैं। यह संस्कार मेरी दादी ने हमारे परिवार को दिए हैं। रजत के मॉम डैड ने सारिका के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। तब सारिका ने उनके हाथों को अपने सर पर रख कर नीचे झुकते हुए कहा, मॉम डैड, यह हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए हैं। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। दूसरे दिन सारे गहनों और महंगी गाड़ियों को बेचकर रजत के परिवार ने अपना घर छुड़वा लिया। आज सच में चेहरे पर झूठी बनावटी मुस्कान नहीं, सच्ची खुशी थी। यह जीवन का कटु सत्य है। उन्होंने बहुत जोर से सीखा, झूठी शान और दिखावा धीरे धीरे हमसे हमारा सुकून छीन लेता है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। रात को खाना खाते समय अजय ने कहा, थैंक यू सारिका बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं तनाव मुक्त होकर खाना खा रहा हूँ। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई कर्ज नहीं है तो कोई मानसिक तनाव भी नहीं है। सोनिया ने कहा, बिल्कुल सच, आज मुझे भी बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, वरना तुम्हें चिंतित देखकर ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। थैंक यू बेटा सारिका। डैड, मॉम, आप सच में खुश हैं ना। हाँ बेटा, बहुत खुश हैं। लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी भी। अरे मॉम, भगवान चाहेगा तो वह फिर से बन जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मॉम जो खुशियाँ मुंह मोड़ कर हमसे दूर जा रही थी, हम सब ने मिलकर उन्हें वापस बुला लिया। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसीलिए तो आज वह सबके चेहरों पर दिखाई दे रही है। तभी अजय ने कहा, जिसके परिवार में इतनी प्यारी बेटी आ गई हो, वहाँ से खुशी भाग कैसे सकती है। अब तो वह हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। अजय की बात सुनकर सारिका बहुत खुश हो गई और तब उसे उसकी दादी के शब्द याद आ रहे थे, जब उन्होंने कहा था, जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही वहाँ एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशी के साथ उन सभी की खुशियों का भी ध्यान रखना। तभी रजत ने कहा, चलो सोते हैं, गुड नाइट मॉम डैड। कहते हुए वह दोनों अपने कमरे में गए। जाते समय रजत ने प्यार भरी नज़रों से
सारिका की तरफ देखते हुए कहा, सारिका, आज तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बच गया। आई लव यू सारिका। तुम्हारा नाम तो खुशी होना चाहिए। सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। सारिका भी मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू रजत। यह कमाल मैंने नहीं, दादी की सोच और उनके सोने के कंगन ने किया है, जिसने परिवार को तनाव मुक्त रखा। उसके बाद रात के अंधेरे में वह दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। आज जिस ज़मीन पर वह सो रहे थे वह सच में पूरी उन्हीं की थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक समझदारी ने एक कैसे उजड़े हुए घर को बचा लिया, खुशियों को बचा लिया। वरना अगर घर चला जाएगा तो आप लोग कहाँ रहते, ज़िंदगी भर रोते। कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।